नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपनी इवनिंग के सेशन में जो MCQ क्लास ली जा रही है वो आज सीरीज़ नंबर 40 रहेगी। लेकिन दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज ही प्रश्नोत्तर में अपन लगभग 100 से ज़्यादा, ध्यान रखना है 100 से ज़्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दो टॉपिक इसमें मिक्स में रहेंगे, एक साइकोलॉजी से संबंधित यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और दूसरा यहाँ पे टूर्नामेंट से संबंधित रहेगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप डेली की तरह वो शेयर और लाइक एक बार कर दें, फिर अपन यहाँ पर चालू करेंगे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी अपन ने ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन होने के चक्कर में दोस्तों अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अब एक बार आप शेयर, ध्यान रखना है शेयर और लाइक जरूर करें एक बार क्लास को सभी ग्रुपों में। और 100 से प्लस अपन क्वेश्चन करेंगे, दो टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप तुरंत आंसर टाइप करते हुए चलना है अपने को। तो देखिए दोस्तों, आज की जो सीरीज रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, सीरीज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 40, ध्यान रखना। और जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे खेल मनोविज्ञान और टूर्नामेंट से संबंधित। खेल मनोविज्ञान और टूर्नामेंट से संबंधित टॉपिक रहेगा। दोनों को टॉपिक को मिलाकर 100+ क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे टूर्नामेंट। और शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार आप क्लास को शेयर और लाइक करें ताकि अपन क्लास को स्टार्ट करें। ज़्यादा समय भी अपन नहीं लेंगे दोस्तों। और पहला और इम्पोर्टेंट एक बार शेयर कर दीजिए, मैं इसको सेट भी कर लेता हूँ एक बार। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो देखिए आप। पहला क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कॉम्बिनेशन कौन सा है। दोस्तों, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। लीग जो प्रथम होता है वो नॉकआउट, फिर लीग, फिर कॉम्बिनेशन और फिर चैलेंज टूर्नामेंट। यह 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो उपरोक्त दोनों यानी कै और कै दोनों रहेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट खुद भी 4 प्रकार का होता है। इसमें 2 प्रकार अपने को दिए गए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीम है तो कितने मैच खेले जाएंगे? दोस्तों, यहाँ पे 10 टीम है मान लो, तो कितने मैच खेले जाएंगे वो अपने को यहाँ पे बताना है। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीम, ध्यान रखना टीम कितनी है 10, तो कितने मैच खेले जाएंगे? दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 10 टीम है तो कितने मैच खेले जाएंगे, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर सम संख्या में टीम है तो टीमों को जो मैच निकालने का सूत्र रहेगा दोस्तों n-1 रहेगा, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो अपन 9 आएगा, यानी 9 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। और दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे अपन। तो तुरंत अपने को कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते हुए चलना है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट है में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र कौन सा है, यानी टोटल मैच निकालने की संख्या का सूत्र कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अगर n बराबर क्या है, टीमों की संख्या n बराबर मान ली जाए। दोस्तों, यहाँ पे कुल मैच निकालने का सूत्र क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? टीमों की संख्या n है, तो ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जितनी टीम है उनमें से 1 घटाएंगे तो मैचों की संख्या निकल के आ जाएंगी। जैसे पिछले प्रश्न में अपन ने देखा था 10 टीमों में कितने मैच होंगे, तो 10 - 1 बराबर 9 मैच। इस सूत्र के आधार पर 9 मैच निकल के आए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड्स की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? दोस्तों, यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट है, उसमें राउंड्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है वो अपने क्या पता। दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? नॉकआउट का मतलब होता है एक बार टीम हारने से प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, दोबारा मैच नहीं खेलती है। ध्यान रखना है, एक बार मैच हार जाती है तो फिर बाहर हो जाती है। नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड्स की संख्या यानी कितने राउंड्स में कंप्लीट होगा टोटल टूर्नामेंट, वो अपने को बताना है। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। राउंड्स की संख्या निकालने का फॉर्मूला रहेगा, जैसे मान लो अगर 15 टीम है तो कितने राउंड्स में मैच होंगे, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 यानी 2, 4, 8 और 16, यानी 4 राउंड्स में पूरी 15 टीमों के फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए। और दोस्तों, टूर्नामेंट से संबंधित अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से टूर्नामेंट की क्लास देख सकते हैं, जो आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रश्न नंबर 5, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 17 टीम है, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे टीम कितनी है
17 टीम है तो कितने राउंड होंगे, टीम 17 है तो कितने राउंड होंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। नॉकआउट टूर्नामेंट की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक है, जो 17 है ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको डिजिट पे अपने को यहाँ पे याद रखना है कि कितने हैं, तो 17 है ये। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 17 टीमें हैं तो राउंड कितने होंगे, राउंड बताना है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 पे आधार पर अपन राउंड निकालते हैं। प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है 5 राउंड होंगे। ध्यान रखना है 5 राउंड, क्योंकि 17 से बड़ी कौन सी है, तो 17 से बड़ी अपने को ध्यान रखना है 2, 4, 8, 16 और 32। तो 32 में हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 राउंड में यहाँ पे मैच कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, फिक्चर का मतलब जो अपन फिक्चर बनाते हैं दोस्तों, टीमों को सेट करते हैं। फिक्चर बनाते समय टीमों को सही रूप से जोड़े बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। जो दोस्तों अपन फिक्चर बनाते हैं वो फिक्चर में सही जोड़े बने, यानी तो उसके लिए अपन क्या देते हैं, जैसे मान लो 1, 2, 3 ऐसे अपन टीम लिखते हैं और फिर पिक्चर बनाते हैं अपन, इनकी मैच करवाते हैं आगे जाके ऐसे। तो सही जोड़े बने इसके लिए अपन क्या देते हैं, अगर सही नहीं हो तो प्रश्न नंबर 6 में सही आंसर रहेगा। तो अगर सही जोड़े बनाने के लिए अपन यहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं। या तो टीम सम संख्या में होगी तो जोड़े बन जाएंगे, विषम संख्या में होगी तो बाई लग के फिर जोड़े बनेंगे। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट, ध्यान रखना, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें हैं तो कितनी बाई दी जाएगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीम है दोस्तों, ये कितनी टीम है, संख्या में ध्यान रखना है, 17 टीम है। तो फिर बाई की संख्या कितनी होगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाई की संख्या निकालने के लिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, बाई की संख्या निकालते हैं तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से घटाना है, जे तो 2 टीम है अपने पास 17, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा, 2, 4, 8, 16 और 32, यानी 17 से बड़ी कौन सी है, 32। जब 32 में से अपन 17 टीम घटाएंगे तो अपने पास कितनी बाई आ जाएगी दोस्तों, 15। ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा 15 बाई दी जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, और प्ले लिस्ट में जाके आप टूर्नामेंट की आसानी से क्लास देख सकते हैं, बहुत ही ईजी समझाया गया, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई निकालने का सूत्र क्या है अगर टीमों की संख्या क्या हो, अगर टीमों की संख्या n मान ली जाए। नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई निकालने का सूत्र क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाई निकालने की बात पूछा जा रहा है, पावर ऑफ 2, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, n+1 या फिर n। इजीली समझ में आ गया प्रश्न नंबर 8 दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा नेक्स्ट पावर ऑफ 2। ध्यान रखना, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से अगर अपन टीमों की संख्या घटा देते तो वो क्या निकल के आ जाएगी, बाई की संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, नॉकआउट फिक्चर में अपर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे टीम अपन डिवाइड करते हैं, 2 हाफ में करते हैं। मान लो अपने पास 10 टीम है तो अपन 10 टीम ऐसे लिखते हैं, 10, 3, 4, 5 है, और ऐसे 10 लिख के अपन 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अपर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों, सदैव ध्यान रखना है, लोअर हाफ में टीम ज़्यादा आती है, अपर हाफ में कम आती है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, सॉरी यहाँ पे अपर हाफ में टीमों की संख्या ज़्यादा होती है और लोअर हाफ में कम होती है। तो यहाँ पे अपर हाफ की बात की जा रही है, अपर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, n+1/2, यानी अपर हाफ में टीमें सदैव ज़्यादा होती है और लोअर हाफ में टीम सदैव कम होती है। ध्यान रखना, लोअर हाफ में टीम सदैव कम होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, नॉकआउट फिक्सर की बात की जा रही है, उसमें लोअर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा अगर टीमों की संख्या विषम हो तो। अगर टीमों की संख्या विषम हो तो पूछी जा रही है दोस्तों। लोअर हाफ में टीमों की संख्या क्या आती है, कम आती है, ध्यान रखना है, और अपर हाफ में टीमों की संख्या ज़्यादा आती है। तो अपर हाफ का फॉर्मूला तो क्या है, n+1/2, ये तो अपर हाफ का, दोनों ध्यान रखना, अपर हाफ का। और लोअर हाफ का कौन सा है दोस्तों, तो लोअर हाफ का रहेगा n-1/2। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी दोस्तों मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया, ये रहेगा n-1/2। ध्यान रखना है, n नहीं रहेगा, n-1/2, ये लोअर हाफ में ध्यान रखना। जैसे मान लो लोअर हाफ में टीम कितनी अपने पास 13 टीम है, तो 13 टीमों के लिए लोअर हाफ में कितनी टीम आएगी, तो 13 प्लस, क्योंकि 13 विषम संख्या है तो 13 -1/2। इस प्रकार लोअर हाफ में कितनी टीमें आ जाएगी, 6 टीम निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11,
प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है नॉकआउट फिक्चर की बात की जा रही है। नॉकआउट फिक्चर में अपर तथा लोअर हाफ में टीमों की संख्या ज्ञात करने का कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है अगर टीमों की संख्या सम हो। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर टीमों की संख्या सम हो तो अपर और लोअर हाफ में दोनों बराबर टीमें आएगी। मान लो 10 टीम है, 10 टीम है तो सम है, तो 5 टीम, 5 ऊपर 5 नीचे, तो इसका सूत्र n/2। फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों इसमें, n/2। ये अपने को फैक्ट याद रखना है। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा n/2। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, प्रश्न अपने पास बहुत है तो अपने को जल्दी से आंसर टाइप करते हुए चलना है क्योंकि प्रश्न बहुत है अपने पास। प्रश्न नंबर 12 देखें तो यहाँ पे खेलों के मनोरंजनात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए, यानी खेलों में मनोरंजन इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए पिक्चर में अच्छी टीमों को एक ध्यान रखना है, पिक्चर में जो पिक्चर बनाती है उसमें अच्छी टीमों को एक ही समूह में न रखा जाए, न रखना, पहले राउंड में आपस में आमने सामने न होने देना क्या कहलाता है। यानी अच्छी टीमों को शुरू में नहीं रखेंगे, नहीं तो वो आपस में टकरा के जल्दी बाहर हो जाएगी और मनोरंजन खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट का। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 12 के बारे में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो अपने को ध्यान रखना, अच्छी टीमों को अपन सही जगह पर रखते हैं जिससे आपस में न टकराए, इसलिए इसे अपन सीडिंग के नाम से जानते हैं। और सीडिंग 2 प्रकार की होती है, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट सीडिंग। ध्यान रखना है 2 प्रकार की सीडिंग होती है, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट सीडिंग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, फिक्चर में पहली सीडिंग वाली टीम को कहाँ रखा जाता है। दोस्तों जो पहली सीडिंग दी जाती है उस टीम को कहाँ रखते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। ध्यान रखना है दोस्तों, जो पहली सीडिंग दी जाती है तो उस टीम को अपन कौन से हाफ में रखेंगे वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लोअर हाफ के सबसे नीचे। ध्यान रखना, जो लोअर हाफ है ये अपन 10 टीम है तो 5 ऊपर रहती है और 5 नीचे रहती है, तो जो लोअर हाफ है ये वाला इसके सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पे इनको रखेंगे, लोअर हाफ के सबसे नीचे। ध्यान रखना है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। तो क्लास अगर पसंद आती है तो जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, सीडिंग है तो टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। दोस्तों अगर सीडिंग देना है तो टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। सीडिंग हेतु पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, सीडिंग हेतु टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र पावर ऑफ n, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 4। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बताना है दोस्तों और सही आंसर रहेगा पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 होता है वो अपने यहाँ पे सीडिंग का ध्यान रखना है। सीडिंग देते समय अपन पावर ऑफ 2 की आधार पर टीमों की संख्या निकालते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। दोस्तों यहाँ पे लीग की बात की जा रही है। अब लीग में भी 2 प्रकार की होती है, सिंगल लीग, डबल लीग, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लीग बताया गया है, इसका मतलब है सिंगल लीग की बात की जा रही है। तो लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है वो अपने यहाँ पे फैक्ट बताना है। प्रश्न नंबर 15 का आंसर बताना है दोस्तों और सही आंसर रहेगा n(-2). ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे लीग में निकालना हो तो सिंगल लीग की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल और डबल की बात नहीं की गई, इसलिए लीग का जो फॉर्मूला आएगा वो n(-1/2) रहेगा। यह फैक्ट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 रहेगा, लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्चर बनाने की कितनी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे लीग टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट में अपन फिक्चर बनाते हैं तो कितनी विधियों को अपन अपनाते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों लीग टूर्नामेंट में अपन कितनी पिक्चर बनाने की कितनी विधियाँ है तो वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, जैसे सिंगल लीग, डबल लीग, साइकिल, टेबुलर जो मेथड होती है इस प्रकार अपन इसको अपनाते हैं। तो टोटल कितनी विधि रहेगी दोस्तों फिक्चर डालने की, तो वो 4 मेथड रहेंगे फिक्चर बनाने के, किसमें, लीग टूर्नामेंट के अंदर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, लीग टूर्नामेंट के लिए पिक्चर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, कौन सी विधि अपनाई जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्टेयरकेस मेथड, टेबुलर मेथड, साइकिल मेथड या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे कितनी टूर्नामेंट के लिए पिक्चर बनाने के लिए कितनी विधियाँ थी, तो 4 विधि अपन ने देखी थी, जिसमें 3 तो अपन यहाँ पे दे रखी है। स्टेयरकेस मेथड हो गया, टेबुलर मेथड हो गया, साइकिल मेथड हो गया और एक पिरामिड मेथड भी होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त सभी 17 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18।
प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, निम्न में से लीग के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे लीग के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लीग कम नॉकआउट, साइकिल मेथड, नॉकआउट मेथड या ट्रायंगल मेथड। लीग के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, लीग की बात की जा रही है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 के लिए। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइकिल मेथड है, वो लीग के लिए अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों साइकिल मेथड, क्योंकि इसमें 4 विधियाँ पिक्चर डालने की है। साइकिल, टेबुलर और स्टेयरकेस मेथड, ये अपने को 3 तो यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स, ध्यान रखना है साइकिल मेथड है उसमें नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का सूत्र है वो क्या है, जब टीमों की संख्या क्या हो, सम हो, तब पूछा गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, जब टीमों की संख्या क्या हो, सम हो। प्रश्न नंबर 19 में बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों, अगर सम संख्या है तो यहाँ पे n-1 यानी जितनी टीम है उनमें से एक कम करके अपन निकाल देंगे राउंड की संख्या। मान लो 18 टीम है तो 18 टीमों में कितने राउंड होंगे, तो एक कम कर देंगे, 17 राउंड में टोटल मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 रहेगा यहाँ पे साइकिल मेथड की बात की जा रही है दोस्तों। साइकिल मेथड में नंबर ऑफ राउंड की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, जब टीमों की संख्या क्या हो, विषम हो। विषम हो तब राउंड की संख्या कैसे निकालेंगे, अगर सम हो तो n-1 कर देंगे और विषम हो तो फिर जितनी टीम उतने ही राउंड। यहाँ पे ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 20 में जितनी टीम उतने ही राउंड, प्रश्न नंबर 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे n, जितनी टीमें हैं उतने राउंड। कौन सी में, अगर विषम हो। विषम का मतलब जैसे 19 टीम है तो कितने राउंड में मैच होंगे, तो 19 राउंड में ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम की संख्या क्या है, विषम है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। दोस्तों क्लास को शेयर करने में कमी ना रखे, इतने इंपॉर्टेंट क्लास और फैक्ट आपके लिए लाए जा रहे हैं तो क्लास को शेयर करते रहिए। और आज पर्सन भी अपने पास लगभग 100+ है, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और कमेंट भी देखने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप कमेंट में ज़्यादा बातचीत न करते हुए ऑप्शन आंसर देते रहे और शेयर भी करते रहे। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, राउंड रोबिन टूर्नामेंट, ध्यान रखना है दोस्तों, राउंड रोबिन टूर्नामेंट में कनेडियन पद्धति के आधार पर अंक कैसे निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों अंक देने की 3 विधियाँ होती है, कनेडियन मेथड, अमेरिकन मेथड और एक ब्रिटिश पद्धति। ध्यान रखना है कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश पद्धति होती है, इसके आधार पर अंक निर्धारित करते हैं। तो कनेडियन पद्धति के आधार पर अंक कैसे देंगे, यानी हारने वाले को कितने, जीतने वाले को, ड्रा देने वाले को कितने मैच नंबर या पॉइंट मिलते हैं। प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कनेडियन पद्धति में अगर कोई भी टीम जीतती है तो उसे 2 पॉइंट, ड्रा होता है तो 1 पॉइंट और जो लॉस यानी हारती है तो उसे 0 पॉइंट रहेगा, और यही पॉइंट लगभग चलता रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों कॉम्बिनेशन के कितने प्रकार होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है, क्योंकि टूर्नामेंट के ओवरऑल 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार में से एक प्रकार कौन सा है, कॉम्बिनेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन के भी कितने प्रकार है वो पूछे गए हैं टूर्नामेंट में। तो प्रश्न नंबर 22 इजी रहेगा और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के 4 प्रकार होते हैं, जिसे अपन नो कम आउट, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट, ऐसे अपन उस प्रकार से अपन 4 प्रकार होते हैं जो 2 प्रतियोगिताओं के लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट का मिक्सअप रूप होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे नॉकआउट कम नॉकआउट, ध्यान रखना है नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग और नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, ये 4 प्रकार किसके हो गए दोस्तों, ध्यान रखना है ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के 4 प्रकार है। ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट भी यही रहेगा कि यहाँ पे जो 4 प्रकार दिए गए हैं ये किसके हैं, तो चारों के चारों प्रकार कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के हैं। तो किस प्रकार की प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है, तो मैंने बता भी दिया है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या रहेगा, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के ये 4 प्रकार है जो अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राउंड रोबिन टूर्नामेंट में ब्रिटिश पद्धति के आधार पर अंक निर्धारित करना है, वो तो कौन कौन से अपने को यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ब्रिटिश पद्धति की बात की जा रही है दोस्तों। कनेडियन पद्धति में तो अगर कोई जीतता है तो उसे अपन 2 पॉइंट देते हैं, हारता है तो उसे अपन 0 और ड्रा होता है तो उसे अपन 1 अंक देते हैं। लेकिन इसकी ब्रिटिश पद्धति के आधार पर इसका निर्णय आधार करने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कुल प्राप्तांक बटा कुल अंक मल्टीप्लाई 100, यानी कुल प्राप्तांक कितने किए, मान लो अपने मान लो को 240 अंक है टोटल
और उसमें से अपन ने 200 अंक प्राप्त कर लिए, मल्टीप्लाई 100 करके अपन इसके ब्रिटिश पद्धति के आधार पर उसके अंक निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 रहेगा राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ध्यान रखना, राउंड रोबिन टूर्नामेंट में अमेरिकन पद्धति के आधार पर अंकों का निर्णय किस आधार पर किया जाता है। दोस्तों अपन 3 पद्धति देख ली, अंक निर्धारित करने की 3 पद्धतियाँ है, एक कनेडियन पद्धति, एक ब्रिटिश पद्धति और लास्ट में है वो अमेरिकन पद्धति। यानी 3 अंक पद्धति के आधार पर हम अंक निर्धारित करते हैं। तो अमेरिकन पद्धति से आधार पर निर्णय किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जीते गए मैचों की संख्या बटा कुल मैच। यह जीत कितने मैच जीते हैं वो और बटा कुल मैच। जैसे मान लो टोटल 6 मैच जीते और टोटल मैच कितने हैं 10, 10 में से अपन ने 6 जीत लिए, इसमें भाग लगाएंगे तो अपना अंक निर्धारित निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, ये अपन यहाँ पे टूर्नामेंट से संबंधित 25 क्वेश्चन किए हैं। और अब जो अपना यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, जो अपना अगला फैक्ट पॉइंट रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है अगला पॉइंट वो उस खेल मनोविज्ञान। अगले अब प्रश्न करेंगे वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान से रहेगी। तो वो भी अपने को सीरियल नंबर 1 से ध्यान रखना है। 25 प्रश्न अपन ने किसके किए हैं टूर्नामेंट से संबंधित। और अब अपन यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दिया आप सभी लोग, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फिर से दोबारा से। तो एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दे दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान से संबंधित अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। खेल मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, मैं एक बार सेट कर देता हूँ इसको भी वापस से। प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित, वो देखिए वर्दी को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है। दोस्तों ये वर्दी जिसे अपन वर्दी और विकास के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो वर्दी है शरीर की आकार और चौड़ाई में, तो उसको सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक या घटक कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। आनुवांशिकता, व्यायाम, आहार, शिक्षा। प्रश्न नंबर 1 और इजी रहेगा दोस्तों वर्दी और विकास में। तो वर्दी को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक घटक है वो आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी या जेनेटिक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देंगे वर्दी और विकास का 0 से 3 साल का जो उम्र होती है उसका समय जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। 0 से 3 वर्ष की उम्र है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। शिशु अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या फिर मध्यावस्था। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन शिशु अवस्था या शिशु अवस्था के नाम से जानते हैं। 0 से 3 या 0 से 6 भी आ सकती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, वर्दी और विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है, किसके द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। परिवार, वातावरण, नेचर तथा नर्चर या स्कूल। वर्दी और विकास की जो प्रक्रिया है वो सर्वाधिक किसके द्वारा प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है वर्दी और विकास की जो प्रक्रिया है। वातावरण, जैसा वातावरण मिलेगा वैसे ही वर्दी होगी और वैसा ही विकास होगा, डेवलपमेंट होगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरणीय कारकों को किस शक्ति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो पर्यावरणीय कारक है उसको किस शक्ति से नाम से जानते हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पोषण। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बताना है दोस्तों यहाँ पे पर्यावरणीय कारकों को किस शक्ति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे पर्यावरणीय कारकों को किस शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पर्यावरणीय कारकों को अपन सामाजिक शक्ति के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सोशल, सामाजिक शक्ति। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है। दोस्तों जो आनुवांशिकता है, जीन जो अपने यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, जो अपने को सिम्टम्स जाते हैं, उनका निर्धारण कौन करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जीन, कोशिका, मानव या फिर वातावरण। प्रश्न नंबर 5 को बताना है दोस्तों, इजी भी रहेगा और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने लक्षणों को ले जाने के लिए या निर्धारण करने का कार्य करते हैं आनुवंशिकता से संबंधित। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा क्रोमोसोम, जिसे अपन गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है। दोस्तों जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो किसके अणुओं से मिलकर बना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्रोमोसोम किसके अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। कार्बन, कैल्शियम, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसे अपन
डीएनए बोलते हैं, या फिर रक्त। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों, डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बनता है। आज अपन ने जो कोशिका की क्लास ली थी सुबह दोस्तों मॉर्निंग के अंदर थ्योरी की, उसमें ये प्रश्न भी अपन ने थ्योरी में पढ़ाया था कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो वो डीएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, जीन का संवहन यानी ट्रांसमिशन कब होता है। दोस्तों जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कब जाते हैं, उनका ट्रांसमिशन है वो कब होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जीन का ट्रांसमिशन है वो कब होता है, जन्म के समय, बाल्यावस्था, गर्भाधान या प्रौढ़ावस्था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन कब जाते हैं, प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए ट्रांसमिशन होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्लास को भी शेयर करते रहे ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों, पुरुष यानी मेल और स्त्री फीमेल इनकी कोशिकाओं को संयुक्त प्रमाणिक नाम क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी मेल और फीमेल की जो कोशिकाएं होती हैं उनका संयुक्त नाम है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 8 के बारे में। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, इंपोर्टेंट भी रहेगा, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, अपन इसे गैमेट्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, मेल और फीमेल की जो संयुक्त रूप से जो कोशिका होती है उसे अपन गैमेट्स कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, पुरुष की जनन कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों जो पुरुष की जनन कोशिकाएं होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, जीन, प्रोटीन, शुक्राणु या फिर कोशिका। मेल और फीमेल में दोस्तों अपने को अलग अलग पता है, जीन्स उनके अलग अलग होती है, उनकी कोशिकाएं सेल अलग होती है। तो पुरुष की जो जनन कोशिका, ध्यान रखना फर्टिलिटी, जनन कोशिका है वो क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है शुक्राणु, जिसे अपन स्पर्म के नाम से जानते हैं, वो पुरुष की यहाँ पे जनन कोशिका कहलाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीन कैसे कार्य करते हैं। दोस्तों जो जीन है वो जीन कैसे कार्य करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। जोड़ों में, एकल यानी सिंगल, बाहर या कोशिका में। दोस्तों जीन है, जीन की जो खोज की गई थी वो इसके विलियम जॉनसन के द्वारा, जाना है विलियम जॉनसन के द्वारा जीन की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ध्यान रखना है, जीन कैसे कार्य करते हैं, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जीन जोड़ों के रूप में कार्य करते हैं, यानी ये पेयर्स के रूप में होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं, जोड़ों के रूप में होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, स्त्री की जनन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्त्री की जनन कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं वो अपने घर पे बताना है। दोस्तों पुरुष की जनन कोशिका को अपन किस नाम से जानते हैं, तो शुक्राणु को अपन पुरुष की जनन कोशिका के नाम से जानते हैं, लेकिन स्त्री की जनन कोशिका पूछी गई है महिला की, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे अंडाणु के नाम से जानती है। स्त्री की जनन कोशिका अंडाणु और पुरुष की जनन कोशिका शुक्राणु होती है, और इन दोनों के जो संयुक्त रूप होता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं वो भी अपने को ध्यान रखना है। जो अपन पहले प्रश्न देख लिया गेमेट्स के नाम से, ध्यान रखना है गेमेट्स के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पुरुष शुक्राणुओं में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं उनमें किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। सबसे पहले गुणसूत्र है दोस्तों, गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर, तो जोड़ी में देखें तो 23 जोड़ी और संख्या में 46। ध्यान रखना है संख्या में 46 और जोड़ी में 23 जोड़ी होती है। पुरुष में भी 23 जोड़ी और महिला में भी 23 जोड़ी होती है, लेकिन पुरुष में 22 जोड़ी XX होती है। ध्यान रखना 22 जोड़ी तो XX और 23वीं जोड़ी XY होती है। महिला में 23 की 23 जोड़ी XX गुणसूत्र होती है, महिला के अंदर 23 की 23 जोड़ी XX होती है। तो पुरुष के अंदर शुक्राणुओं में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे X और Y दोनों प्रकार के गुणसूत्र होते हैं किसमें, पुरुष के शुक्राणुओं में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, स्त्रियों में लिंग संबंधी गुणसूत्र कौन से होते हैं, यानी स्त्रियों में जो बच्चे के लिए जिम्मेदार होते हैं वो कौन से गुणसूत्र होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। गुणसूत्र कौन से होते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया है, स्त्री के अंदर 23 जोड़ी होती है और वो कौन सी XX होती है, यानी 23 की 23 जोड़ी कौन सी XX। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 13 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के अंदर XY और महिला के अंदर XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, और दोस्तों क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए। आज अपन 100+ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें अपन ने 25% या 25 क्वेश्चन अपन ने टूर्नामेंट से संबंधित देख लिए, बाकी क्वेश्चन अपन यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, जीवन सूत्र किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जीवन सूत्र है वो किसे कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जीवन सूत्र कोशिका को, क्रोमोसोम
जीवद्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 14 बताना है दोस्तों, जीवन सूत्र। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीवन सूत्र है वो क्रोमोसोम, जिसे अपन गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। दैट का गुणसूत्र, क्रोमोसोम को अपन जीवन सूत्र, और गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्गर के द्वारा की गई थी। जो नामकरण है वो वाल्डेयर मोदिया के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाह्य उत्तेजना शक्तियाँ अथवा परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है। यानी मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाह्य शक्तियाँ हैं या उत्तेजनाएं हैं या परिस्थितियाँ हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। पर्यावरण, सामाजिक, प्राचीन या धार्मिक। बाह्य पूछी गई है दोस्तों, बाह्य उत्तेजना या शक्तियों को प्रश्न नंबर 15 का बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन पर्यावरणीय शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों, पर्यावरणीय शक्तियाँ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे माता पिता तथा पूर्वजों से, ध्यान रखना है, माता पिता तथा पूर्वजों से गर्भाधान के समय ध्यान रखना है, शुक्राणु एवं रजकणों के माध्यम से बालकों को प्राप्त शारीरिक और मानसिक गुणों को क्या कहते हैं। यानी गर्भावस्था के दौरान जो माता पिता के गुणसूत्र मिलते हैं और उससे जो गेमेट्स बनता है, उसके आधार पर जो अपने यहाँ पे वंशानुक्रम आते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है। जो शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं जिससे अपन अनुमान लगा सकते हैं ये कि ये इसका बच्चा है इस आधार पर। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आनुवांशिक क्रम कहलाते हैं। यानी माता पिता से जो गुणसूत्र अपने यहाँ पे मिलते हैं और उसके आधार पर शारीरिक और मानसिक बनावट होती है वो वंशानुक्रम के आधार पर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, किस सक्रिय प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। यानी किस सक्रिय प्रक्रिया के कारण पूछा गया है। सक्रिय प्रक्रिया अभिप्रेरणा, परिपक्वता, भोजन, रुचि। यानी उसकी बालक की शारीरिक क्षमता में, संरचना में और मानसिक योग्यता में, मेंटल एबिलिटी में वृद्धि होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों, परिपक्वता यानी मेच्योरिटी के कारण बालक में शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, उसकी मानसिक योग्यता भी बढ़ती है और उसकी संरचना भी बढ़ती है। यानी आकार और रूप भी उसका बदलता रहता है। किसके कारण? मेच्योरिटी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा परिपक्वता बढ़ेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों, एक छोटा बच्चा किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये एक छोटा बच्चा है वो किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता है। परिपक्वता से, अपरिपक्वता से, प्रोटीन या वसा। तो प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है परिपक्वता यानी मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के कारण कमी आ जाती है। छोटा बच्चा होता है साइकिल नहीं चला पाता है, जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती है वो ऑटोमेटिक साइकिल चलाता है क्योंकि उसमें परिपक्वता आ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिकता सक्रिय रहती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। यानी जन्म के पश्चात, मान लियो बच्चा जन्म ले लिया और बच्चा मान लो 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, अब उसमें अपन अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि उसके आनुवंशिक किस प्रकार है, यानी किसका वो बच्चा है, किस आधार पर अपन वो सारा पूरी तरह से अनुमान लगा पाते हैं। तो वो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जीन्स के आधार पर अपन अनुमान लगाते हैं कि बच्चा इस व्यक्ति का है और इस प्रकार के इसमें बनावट है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। दोस्तों प्रश्न ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहिए और शेयर क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा, x प्लस वाई प्रकार के गुणसूत्र का परिणाम क्या होता है। दोस्तों x और y ध्यान रखना है, दो गुणसूत्र अगर मिल जाती है तो उन गुणसूत्र का परिणाम क्या होगा वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों 23 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र पुरुष में और 46 ही महिला में, यानी 23 जोड़ी पुरुष महिला में और 23 जोड़ी पुरुष में होती है। लेकिन 23 जोड़ी पुरुष में कौन सी x और y होती है और महिला में XX होती है। यानी टोटल 23 की 23 जोड़ी महिला में XX और पुरुष में 22 जोड़ी तो XX और 23 जोड़ी XY होती है। लेकिन इनमें से महिला का X और पुरुष का Y मिल जाता है तो इसका परिणाम क्या निकल के आएगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे लड़का पैदा होगा, ध्यान रखना, लड़का पैदा होगा। और अगर पुरुष का भी X और महिला का X ऑलरेडी है ही, या अगर ये मिलता है तो लड़की पैदा होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21,
मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन कौन करता है? मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन या ट्रांसमिशन है वो कौन करता है एक जगह से दूसरी पीढ़ी में, वो अपने यहाँ पे बताना है। कोशिका, रक्त, जीन्स या फिर मांसपेशी? इजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी क्षमताओं का संवहन या ट्रांसमिशन कौन करता है? तो प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जीन्स होते हैं दोस्तों, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों को संवहन या क्षमताओं का ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, गर्भाधान के समय पुरुष व स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करते हैं? दोस्तों यहाँ पे वो पहले भी अपने को यहाँ पे बता दिया गया है कि गर्भाधान या फर्टिलिटी के समय पुरुष और स्त्री की जो जनन कोशिकाएं हैं, अंडाणु और शुक्राणु है, ध्यान रखना, अंडाणु और शुक्राणु है, उन दोनों मिलकर किस नवीन कोशिका का यानी नवीन कोशिका का निर्माण करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, रिपीट है। तो प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन जाइगोट के नाम से जानते हैं, यानी स्त्री और पुरुष का अंडाणु और शुक्राणु मिलने से जो तीसरी नवीन कोशिका बनती है उसे अपन जाइगोट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्राकृतिक शक्ति किस कारक से संबंधित होती है? दोस्तों जो प्राकृतिक शक्ति नेचुरल है वो किस कारक से संबंधित होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मानव शरीर से, वंशानुक्रम से, कोशिका से या शरीर से? प्रश्न नंबर 23 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो प्राकृतिक शक्ति है वो वंशानुक्रम से रहती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणसूत्र जाते हैं उनके आधार पर जो प्रक्रिया बनती है वो प्राकृतिक शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है? दोस्तों जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसको सबसे पहले किसका विज्ञान कहा गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। विचारों का, मस्तिष्क का, मन का या आत्मा का? यानी मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया था, वो अपने यहाँ पे फैक्ट बताना है। इजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 आत्मा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया है? दोस्तों मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है वो कब कहा गया, वो कौन से टाइम पीरियड है उसके बारे में अपने को यहाँ पे बताना है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? 10वीं सदी के मध्य, 19वीं, 10वीं सदी के प्रारंभ में या फिर 20वीं सदी? प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे मनोविज्ञान को जो चेतना का विज्ञान है वो कब कहा गया था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 19वीं सदी के मध्य में, ध्यान रखना है 19वीं सदी के मध्य में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 रहेगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा उसके पश्चात मन तदुपरांत क्या खोया, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन, और फिर उसके बाद में क्या त्याग किया, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये परिभाषा किसकी है तो मैं पहले बताऊं, परिभाषा भी, ये परिभाषा डेफिनेशन है वुडवर्थ की, कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम पहले अपनी आत्मा, फिर मन, फिर चेतना और लास्ट में व्यवहार को अपनाया। तो यहाँ पे किसका त्याग किया? चेतना का त्याग किया है। तीसरे नंबर पर, यानी पहले नंबर पर आत्मा, फिर मन का, मस्तिष्क का, और तीसरे नंबर पर चेतना, और फिर अपने यहाँ पे लास्ट में क्या अपनाया था? व्यवहार को अपनाया था। यह परिभाषा वुडवर्थ की रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न 27 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? दोस्तों जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति है वो किस शास्त्र से हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, मानवशास्त्र या समाजशास्त्र? प्रश्न नंबर 27 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। सही आंसर रहेगा दोस्तों दर्शन शास्त्र, पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? दोस्तों जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। गतियों का, पागलों का, शरीर का या मानव तथा पशु व्यवहार का? इजी रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है? प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मानव और पशु का जो व्यवहार है, नेचर है, उसका अध्ययन करता है। चाहे मानव हो चाहे पशु हो, लेकिन होना चाहिए वो जीवित अवस्था में होना चाहिए, उसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम है उसमें मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं? सबसे पहले मनोविज्ञान को अपन आत्मा का विज्ञान मानते थे, फिर मन मस्तिष्क का, फिर चेतना का, और वर्तमान में इसको किसका विज्ञान मान रहे हैं? प्रश्न नंबर 29
वर्तमान में इसे अपन व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, एक बार सेट कर लेता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 30, मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान है। दोस्तों मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है वो अपने यहाँ पे बताना है। किस प्रकार का विज्ञान है, धार्मिक, सामाजिक, प्राचीन या फिर चिकित्सीय। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखिए, शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों आप। तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, प्रश्न नंबर 30 में सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान है। ध्यान रखना सामाजिक मनोविज्ञान रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है। दोस्तों जो साइंस है, इस साइंस का प्रारंभ है वो किससे होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रयोग से, उपयोग से, लिखने से, प्रक्रिया से या निरीक्षण से। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विज्ञान का जो प्रारंभ होता है दोस्तों वो यहाँ पे ध्यान रखना है निरीक्षण से होता है, यानी ऑब्जर्वेशन से साइंस का डेवलपमेंट विकास होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। दोस्तों जो बालकों के जो विकास है इसका अध्ययन है जो मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। विकासात्मक मनोविज्ञान, धार्मिक मनोविज्ञान, संसार या फिर आध्यात्मिक मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 32 बताना है दोस्तों, बालकों के विकास का अध्ययन किस मनोविज्ञान में किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 32 विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर बालकों के विकास का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं है। दोस्तों जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की मुख्य कितनी शाखाएं हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। 20, 10, 30 या फिर 12। मुख्य कितनी शाखाएं हैं दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविज्ञान की जो मुख्य शाखाएं हैं वो 10 शाखाएं। ध्यान रखना प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे। दोस्तों जो अरस्तु है वो मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे वो अपने यहाँ पे बताना है। खेलों का विज्ञान, मन का, आत्मा का या शरीर का। अरस्तु के बारे में पूछा गया दोस्तों कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे। प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों, अरस्तु है वो मनोविज्ञान का मन का विज्ञान मानते थे, क्योंकि सबसे पहले आत्मा, फिर मन, मस्तिष्क और फिर चेतना और तीसरा लास्ट में व्यवहार का विज्ञान आया था जिसे वाटसन के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक जिसे अपन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसके लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इसके लेखक कौन है, विलियम जेम्स, मानन रोटा, मानव सिंह या फिर मोनोरो कोट। प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों विलियम जेम्स है वो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी जिसे अपन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं वो ध्यान रखना है, इसके लेखक रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है। दोस्तों जो ग्रीक दार्शनिक है उसने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है। मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है, अभिप्रेरणा, रुचि, चेतना या ध्यान। ग्रीक दार्शनिक पूछे गए दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्रीक दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन का विज्ञान माना है। ध्यान रखना चेतना, क्योंकि सबसे पहले आत्मा, फिर मन मस्तिष्क, फिर चेतना और फिर व्यवहार को अपनाया, तो चेतना का जो अध्ययन है वो ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। दोस्तों जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, आधुनिक मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। रोगों का, व्यवहार का, मस्तिष्क का या शरीर का। आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन करता है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, और आधुनिक मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन, और व्यवहार का जो अध्ययन करने वाला है वो वाटसन रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सही विजिबल रहे। प्रश्न नंबर 38, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने कब की है। दोस्तों जो विलियम वुंट है उसने आधुनिक जो प्रथम मनोविज्ञान की सब प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कब की थी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, मैं इसको एक बार करेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ पे 1879 ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो कब की थी वो अपने को यहाँ पे बताना है।
आधुनिक मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है विलियम वुंट के द्वारा की गई थी, उसकी स्थापना कब की गई? तो प्रश्न नंबर 38 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1879, 1879 के अंदर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? जो प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है दोस्तों वो कब कहाँ स्थापित हुई है वो अपने क्या बताना है। हुई कब थी दोस्तों? तो हुई अपन देखा था 1879 में, 1879 में। लेकिन कहाँ हुई थी? तो प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लिप्जिंग, जर्मनी के अंदर। ध्यान रखना, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंदर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 रहेगा, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। यह प्रश्न रिपीट हो गया है दोस्तों, पहले भी पूछा गया है कि बालकों की अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विकासात्मक मनोविज्ञान, रिपीट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 रहेगा, जनपदों अथवा परीक्षा केंद्रों को विभिन्न संकेत प्रदान करने में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना, किस मापनी का प्रयोग किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। सामाजिकरण, व्यापारिक मापनी, वर्गीकरण मापनी या लेसन मापनी। जनपदों अथवा परीक्षा केंद्रों को विभिन्न संकेत प्रदान करने में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है वर्गीकरण मापनी का। ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन मापनी का रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? दोस्तों किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वो एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? अरस्तु, प्लेटो, आर.एम. जेना या क्लार्क एंड क्लार्क। प्रश्न नंबर 42 को बताना है दोस्तों। तो खेल मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान बताने वाला यहाँ पे क्लार्क एंड क्लार्क रहेगा। प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्लार्क एंड क्लार्क। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वो शारीरिक तंदुरुस्ती यानी फिटनेस का अध्ययन है। दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो खेल मनोविज्ञान का जनक कोलमैन ग्रिफिथ है। ध्यान रखना, कोलमैन। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जनक कोलमैन ग्रिफिथ रहेगा, ग्रिफिथ। वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है, शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया, कोलमैन ग्रिफिथ। लेकिन किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान है वो शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? प्रश्न नंबर 43 का बताना है और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे के.एम. बर्नर्स है, उसने बताया कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स के व्यवहार की खोज करता है, ये कथन किसका है? दोस्तों खेल मनोविज्ञान है वो किसी खिलाड़ी या एथलेटिक्स के व्यवहार की खोज करता है, ये कथन किसका है? बर्नर्स, जॉन लूथर, सोमरा या किम वेस्ट। प्रश्न नंबर 44 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जॉन लूथर का रहेगा दोस्तों कि खेल मनोविज्ञान है वो एथलेटिक्स के व्यवहार की खोज करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दोस्तों खिलाड़ी है, इसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो विशेषता है वो क्या होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। खेल भावना, खेलों को जीतना, धन अर्जित करना या धार्मिक भावना। खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा खेल भावना होती है वो खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है। यानी खेल भावना के बाद में ही खिलाड़ी खेल को जीतने की भावना रखता है, तो सबसे पहले खेल भावना रखता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, ये किसने कहा है? दोस्तों खेल मनोविज्ञान है वो शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, ये किसने कहा है वो अपने यहाँ पे बताना है। सुकरात, प्लेटो, राजीव गांधी या फिर के.एम. बर्नर्स। खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, ये किसने कहा है? प्रश्न नंबर 46 बताना है दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे के.एम. बर्नर्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, खेल मनोविज्ञान को अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या है? दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी में स्पेलिंग पूछी गई है, इजीली रहेगा। जैसे अपन मनोरंजन की परिभाषा, जैसे मनोरंजन होता है दोस्तों, मनोरंजन को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? मनोरंजन।
मनोरंजन को इंग्लिश में अपन रिक्रिएशन के नाम से जानते हैं, और रिक्रिएशन की अपन स्पेलिंग भी पूछते हैं कि कितने शब्दों से मिलकर बना है, जैसे 10 शब्दों से मिलकर बना है। इस प्रकार खेल मनोविज्ञान की अंग्रेजी में परिभाषा स्पेलिंग कौन सी रहेगी, अपन इसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहेगा यहाँ पे, इसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अपन इसे कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो प्रश्न नंबर 48 सही आंसर रहेगा दोस्तों पे लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, और वो कौन सा शब्द है वो प्रश्न नंबर अपन 49 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 49, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? जो व्यक्तित्व शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से? तो लैटिन भाषा से। एक प्रश्न यहाँ पे मिल गया, लेकिन कौन से शब्द से हुई है लैटिन भाषा के, तो वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 49 सही आंसर रहेगा दोस्तों लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? प्रश्न नंबर 49 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है पर्सोना शब्द से। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। और पर्सोना को अपन किस नाम से जानते हैं? मोकोटा। मोकोटा इसे अपन कहते हैं, मुखोटा। दोस्तों मुखोटा या नकाब होता है, नकाब भी इसे अपन कह सकते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों। व्यक्तित्व को प्राय किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जो व्यक्तित्व है उसको अपन प्राय किस रूप में परिभाषित करते हैं? मन, मनोशारीरिक, अधोशारीरिक या धार्मिक? व्यक्तित्व को अपन यानी पर्सनालिटी है उसको अपन किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो दोस्तों व्यक्तित्व को अपन शारीरिक और मानसिक यानी मनोशारीरिक दो शब्द है दोस्तों यहाँ पे। मनोशारीरिक यानी मन से, और जो शरीर से दोनों प्रकार से स्वस्थ होता है उसी का व्यक्तित्व सही माना जाता है, संतुलित माना जाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोशारीरिक रूप में अपन इसे परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखें दोस्तों। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है? दोस्तों मैंने बताया है कि लैटिन भाषा में जो पर्सोना है इसका अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। बता भी दिया था मैंने पहले, पसीना, रोग, मुखौटा या फिर दौड़ना। दोस्तों लैटिन भाषा में जो पर्सोना शब्द है इसका सही अर्थ, या इसे अपन क्या कहते हैं, तो इसे अपन मुखौटा या फिर इसे अपन नकाब के नाम से जानते हैं। नकाब, ये भी अपने को नाम याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 रहेगा यहाँ पे स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? दोस्तों जो स्पेंसर है इसने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है वो अपने यहाँ पे बताना है। 7, 6, 3, 4। प्रश्न नंबर 52 बताना है दोस्तों। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 52 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, 6 वर्गों में बांटा है। बाद में इसने 7वां वर्ग भी बता दिया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों। निम्न में से व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है? दोस्तों जो व्यक्तित्व का निर्धारण है वो कौन सा कारक करता है? जैविक, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक? व्यक्तित्व के बाद पूछा गया है दोस्तों कौन सा कारक निर्धारित करता है, यानी व्यक्तित्व अच्छा है या फिर बुरा है, इसका निर्धारण कौन सा कारक करता है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 का सही आंसर रहेगा दोस्तों सामाजिक कारक है। जो समाज है वो व्यक्तित्व को निर्धारित करता है कि व्यक्ति का नेचर अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों। व्यक्तित्व का बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट और अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? यानी व्यक्तित्व का जो प्रकार है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी है, यह प्रकार किसके द्वारा बताया गया है? और हम लिम्का, चार्ल्स या फिर कार्ल यंग या फिर कार्ल युंग या जुंग भी ऐसे अपन बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर रहेगा दोस्तों कार्ल यंग या युंग या इसे पर कार्ल जुंग के नाम से भी जानते हैं। उसने व्यक्तित्व की बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और तीसरा प्रकार उभयमुखी भी बताया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखें दोस्तों। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? दोस्तों जो आनुवांशिक तत्व है उनमें पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों में। रक्त, प्रोटीन, पर्यावरण या जीन? इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 55। सही आंसर रहेगा दोस्तों जो जीन होते हैं वो व्यक्तित्व को आनुवांशिक रूप से प्रभावित करने में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों। वेशभूषा, रहन सहन, आहार,
धर्म, भाषा या रीति रिवाज इत्यादि को व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं। ये सब व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या फिर उपरोक्त सभी रूप से। प्रश्न नंबर 56 इजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया है। वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा, रीति रिवाज ये कैसे करते हैं तो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है उपरोक्त सभी रूप से प्रभावित करते हैं। यानी ये सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से सब में अलग अलग होता है, तो उपरोक्त सभी रहेगा प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 57, अहम शक्ति, सामाजिकता, हटवादिता इत्यादि क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। अहम शक्ति है, सामाजिकता है, हटवादिता है, ये क्या है। परंपरा, जीवन, शील गुण या फिर सामाजिकता। प्रश्न नंबर 57 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है शील गुण है, क्योंकि अहम शक्ति ईगो होता है, सोशलिटी होती है और हटवादिता होता है, ये शील गुण होते हैं, वे किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों यहाँ पे ये अपने को यहाँ पे बताना है कि पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 58 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है किम्बल यंग। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, किम्बल यंग है वो यहाँ पे पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक रहेंगे, किम्बल यंग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पहला रिपीट भी हो गया है प्रश्न, किस शब्द से हुई है तो यहाँ पे पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे मुखौटा या फिर नकाब। मुखौटा या फिर इसे अपन नकाब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यक्तित्व में क्या नहीं आता है। दोस्तों जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, इसमें क्या नहीं आता है वो अपने यहाँ पे बताना है। योग्यता, प्रतिभा, शिक्षा, सूरत, शकल। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है कि व्यक्तित्व में यानी पर्सनैलिटी में अपन किसको शामिल नहीं करते हैं, तो योग्यता को करते हैं, प्रतिभा को करते हैं, शिक्षा को करते हैं, लेकिन सूरत शकल है उसके आधार पर अपन किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं लगाते हैं। यानी अच्छी शान शकल वाला व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और जो जिसकी शान शकल अच्छी नहीं है इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, किसने कहा है व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है। दोस्तों आंतरिक और अर्जित यानी बाहर से ग्रहण किए गए विनियमों का जोड़ है, ये किसके द्वारा कहा गया है। वैलेंटाइन, महात्मा गांधी, पलमेला या एस.के. सिम्बा। प्रश्न नंबर 61 के बारे में बताना है दोस्तों कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है। प्रश्न नंबर 61 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैलेंटाइन मोदी के द्वारा ये परिभाषा या कोटेशन दिया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 रहेगा दोस्तों, व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। दोस्तों जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है पर्सनैलिटी में वो अपने यहाँ पे बताना है। गत्यात्मकता, पढ़ने का, भावना का या रोने का। व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर रहेगा दोस्तों गत्यात्मकता, जिसे अपन परिवर्तनशीलता यानी समय के अनुसार व्यक्ति खुद ढल जाता है। जैसी समाज वैसी परिस्थितियाँ या जैसी परिस्थितियाँ वैसे व्यक्ति ढल जाता है, तो उसे अपन गत्यात्मकता या परिपक्वता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व है। दोस्तों जो पर्सनैलिटी है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। परिवार, भोजन, खेल, वंशानुक्रम और वातावरण। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 63 और सही आंसर रहेगा दोस्तों में वंशानुक्रम और वातावरण है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व है, क्योंकि इसके अंदर परिवार भी आ जाता है, भोजन भी आ जाता है, खेल सब कुछ आ जाता है परिवार और वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 64, एक बार मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों फिर से। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे वातावरण के साथ। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजनी व्यक्तित्व है, ये किसकी परिभाषा है वो अपने यहाँ पे बताना है। वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, यानी जैसा वातावरण वैसा व्यक्ति अगर ढल जाता है तो वही व्यक्तित्व है, ये किसने कहा है। प्रश्न नंबर 64 का बताना है।
और सही आंसर रहेगा दोस्तों ये परिभाषा बोटिंग के द्वारा दी गई है, ध्यान रखना। यानी वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजनी व्यक्तित्व है, ये बोटिंग महोदय के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस में सहायक है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक विकास में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, सामाजिक विकास में या धार्मिक विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे खेल मनोविज्ञान की बात नहीं की जा रही है। सही आंसर रहेगा दोस्तों संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के अंदर, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 66, व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है। दोस्तों जो व्यक्ति है इसका व्यक्ति का असामान्य व्यवहार है वो अत्यधिक किससे प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है, समुदाय से, खेलने से, भोजन से या शिक्षा से। अत्यधिक रूप से तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है दोस्तों वो रहने वाला है शिक्षा से। यानी सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो व्यक्ति सही रूप से विकास नहीं कर पाएगा अपने वातावरण में, तो सबसे ज़्यादा शिक्षा से प्रभावित होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी से अपन 66 प्रश्न का एनालिसिस किया, कितना स्कोर कर पाए। और शुरू में अपन ने टूर्नामेंट से संबंधित 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, वो कितना स्कोर कर पाए। दोनों को मिलाकर अपन कितना स्कोर कर पाए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करके ही आप क्लास को समाप्त करें। और दोस्तों मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।